ठीक है। अब्राहम लिंकन ने अपने पत्र में किस किस तरह के व्यक्तियों के बारे में लिखा? अब्राहम लिंकन ने अपने पत्र में बदमाश, स्वार्थी, राजनीतिज्ञ, चाटुकार जैसे व्यक्तियों के बारे में लिखा है। अब्राहम लिंकन ने अपने पत्र में बदमाश, स्वार्थी, राजनीतिज्ञ, चाटुकार व्यक्तियों के बारे में लिखा है। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, किताबों की मनमोहक दुनिया के साथ साथ प्रकृति की सुंदरता को निहारने की सलाह लिंकन ने क्यों दी थी? किताबों की मनमोहक दुनिया के साथ साथ प्रकृति की सुंदरता को निहारने की सलाह लिंकन ने क्यों दी थी? तो किताबों की मनमोहक दुनिया के साथ साथ प्रकृति की सुंदरता को निहारने की सलाह इसलिए दी है ताकि उनके बेटे का लगाव प्रकृति से हो और उनका मन प्रकृति के समान सुंदर हो जाए। ठीक है। किताबों की मनमोहक दुनिया के साथ साथ प्रकृति की सुंदरता को निहारने की सलाह इसलिए दी है ताकि उनके बेटे का लगाव प्रकृति से हो और उनका मन प्रकृति के समान सुंदर हो जाए। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न चौथा नंबर का देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की स्कूल से क्या क्या अपेक्षाएं थी और क्यों? ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति की स्कूल से क्या क्या अपेक्षाएं थी और क्यों? अमेरिकी राष्ट्रपति की स्कूल से यह अपेक्षाएं थी कि स्कूल उनके बेटे को यह सिखाए कि नकल करके पास होने से बेहतर है फेल हो जाएं। ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति की स्कूल से यह अपेक्षाएं थी कि नकल करके पास होने से बेहतर है कि फेल हो जाना। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति शिक्षक के माध्यम से अपने पुत्र को क्या क्या सिखलाना चाहते थे? अमेरिकी राष्ट्रपति शिक्षक के माध्यम से अपने पुत्र को क्या क्या सिखलाना चाहते थे? अमेरिकी राष्ट्रपति शिक्षक के माध्यम से अपने पुत्र को नेक इंसान, जनता के हित में काम करने वाले, राजनीतिज्ञ, मेहनत से पैसे कमाने वाला, राग द्वेष से दूर रहने वाला, मुसीबत को हंसकर टालने वाला, बदमाशों को काबू करने वाला, पक्का विश्वास, नेक व्यवहार, किताबों का महत्व, भीड़ से अलग चलने की हिम्मत, दूसरे की बात सुनकर अच्छाई को ग्रहण करने वाला और दुखों में भी हंसने वाला आदि सिखाना चाहते थे। अमेरिकी के राष्ट्रपति शिक्षक के माध्यम से अपने पुत्र को नेक इंसान, जनता के हित में काम करने वाले, राजनीतिज्ञ, मेहनत से पैसे कमाना, राग द्वेष से दूर रहना, मुसीबत को हंसकर टालना, बदमाशों को काबू करना, पक्का विश्वास रखना, नेक व्यवहार करना, किताबों का महत्व जानना, भीड़ से अलग चलने की हिम्मत, दूसरों की बात को सुनकर अच्छाई को ग्रहण करना, दुख में भी हंसना आदि सिखाना चाहते थे। अगला प्रश्न है बच्चों 6वां नंबर का कि प्रकृति की सुंदरता का चित्रण अब्राहम लिंकन ने किस प्रकार किया? प्रकृति की सुंदरता का चित्रण अब्राहम लिंकन ने किस प्रकार किया? प्रकृति की सुंदरता का चित्रण अब्राहम लिंकन ने नीले आसमान में उड़ते हुए आज़ाद पंछी, सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियाँ और पहाड़ के ढलानों पर खिलखिलाते जंगली फूलों की हंसी के माध्यम से किया है। प्रकृति की सुंदरता का चित्रण अब्राहम लिंकन ने नीले आसमान में उड़ते आज़ाद पंछी, सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियाँ और पहाड़ के ढलानों पर खिलखिलाते जंगली फूलों की हंसी के माध्यम से किया है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं 7वां नंबर का कि नकल करके पास होने की बजाय फेल हो जाना बेहतर है। अब्राहम लिंकन ने ऐसा क्यों कहा? आप क्या इस कथन से सहमत हैं? जी हाँ, नकल करके पास होने की बजाय फेल हो जाना बेहतर है, क्योंकि नकल करके पास हो जाएंगे किंतु विषय के ज्ञान के अभाव में वह किसी काम को न कर सकेगा।
उसके मन में ज्ञान के अभाव में हीन भावना जागृत होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर से सुनिए। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर है कि जी हाँ, नकल करके पास होने की बजाय फेल हो जाना बेहतर है, क्योंकि नकल कर पास तो हो जाएगा, किंतु विषय के ज्ञान के अभाव में वह किसी काम को नहीं कर सकेगा और उसके मन में ज्ञान के अभाव में हीन भावना जागृत हो जाएगी। इसलिए अब्राहम लिंकन ने मेहनत करके पास होने की बात कही है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। मेहनत से कमाया एक पैसा भी हराम से मिली नोटों की गड्डी से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। मेहनत से कमाया एक पैसा भी हराम की मिली नोटों की गड्डी से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। ठीक है, ये प्रश्न है, इसका उत्तर क्या होगा? मेहनत से कमाया एक पैसा भी चिरस्थायी होता है। चिरस्थायी का मतलब वह आपके पास ईमानदारी का पैसा होता है, आप उससे खुश होते हैं। चूँकि उसमें खुद की मेहनत होती है, इसलिए उसका महत्व भी ज़्यादा होता है। ठीक है, बिना मेहनत की मिली नोटों की गड्डी का महत्व तुच्छ होता है, अतः वह जल्दी ही खर्च या समाप्त हो जाता है। जब आप मेहनत करके कमाएंगे तो खर्च करने के बारे में प्लान करेंगे, हिसाब से खर्च करेंगे। लेकिन फ्री में नोटों की गड्डी यदि मिल जाए तो उसे मनमानी रूप से खर्च करेंगे, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे। ठीक है, इसलिए ऐसा कहा है। अगला प्रश्न है बच्चों, लिंकन अपने बेटे को, अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, है ना। आइए देखें इस पाठ में और आगे क्या क्या है। ठीक है, लिंकन अपने बेटे को निम्नलिखित बातें सिखलाने के लिए गुरुजी पर जोर क्यों दे रहे थे? चलिए देखते हैं, है ना। पहला है इसमें कि बदमाशों को करारा जवाब देना सिखाने के लिए, भीड़ से अलग होकर रास्ता बनाने की हिम्मत के लिए, अपनी आत्मा और अपने ईमान को कभी न बेचने के लिए, चाटुकारों से सावधान रहने के लिए। ठीक है, जब सब लोग भेड़ों की तरह एक ही रास्ते पर चल रहे हों तो उसमें भीड़ से अलग होकर अपना रास्ता बनाने की हिम्मत हो। ठीक है, जब सब लोग भेड़ों की तरह एक ही रास्ते पर चल रहे हों तब उसमें से अलग हटकर अपना रास्ता बनाने के लिए बात अब्राहम लिंकन कर रहे थे। व्यक्ति की पहचान भीड़ के साथ चलने से नहीं होती है, अपितु भीड़ से अलग होकर स्वयं रास्ता बनाने की हिम्मत यदि है तो लोग आपके द्वारा बनाए रास्ते पर चलेंगे। ठीक है, बोलने का तात्पर्य यह है कि कोई ऐसा काम कीजिए जिससे आपके परिवार में, समाज में एक विशेष योगदान हो और जिससे लोग आपको जाने माने और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके रास्ते में चलें। ठीक है, वो देश हित में हो सकता है काम, वो आपके समाज हित में हो सकता है काम। ठीक है, इस प्रकार से बात उन्होंने कही थी। अब इन शब्दों के अगला है, इन शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। ठीक है, शुद्ध रूप में लिखना है आपको। पहला देखिए, पुस्तक में आप इस पाठ को देखेंगे, लिखा है न्यायप्रिय, तो न्यायप्रिय लिखा है। क्या लिखा है? न्यायप्रिय। तो न्यायप्रिय नहीं होता है बच्चों, ये होता है न्यायप्रिय। न्यायप्रिय, प्र में छोटी की मात्रा आ जाती है और न्याया में आ की मात्रा हटा दी जाती है, तो बनता है न्यायप्रिय। ठीक है, अब दूसरा है सीख। सीख में यहाँ दिया है अशुद्ध रूप में छोटी की मात्रा, वो सीख अशुद्ध है, उसे अगर हम शुद्ध करके लिखेंगे तो सीख में बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे। ठीक है, अब दिया है अडिग, है ना, अडिग, तो ड में बड़ी की मात्रा दिया हुआ है, उसमें लग जाएगा छोटी की मात्रा, तो बन जाएगा अडिग। ठीक है, अब वहाँ दिया है दुश्मन,
सरोते का स आधा लगाया है वहाँ पे, वहाँ सरोते का स नहीं आता, शक्कर का आधा आता है। ठीक है, तो हो जाता है दुश्मन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मुसीबत। मुसीबत, म में बड़ू की मात्रा दिया है और स में छोटी की मात्रा दिया है, तो उसे शुद्ध करेंगे, म में छोटू की मात्रा कर देंगे और स में बड़ी की मात्रा कर देंगे। म में छोटू की मात्रा कर देंगे और स में बड़ी की मात्रा कर देंगे, तो बन जाता है मुसीबत। ठीक है, अगला धूप। अशुद्ध रूप है धूप, ध में छोटू की मात्रा दिया है, जब हम इसे शुद्ध करेंगे तो ध में बड़ू की मात्रा हो जाएगी धूप। फिर अगला है अशुद्ध रूप निहारने। निहारने, ये अशुद्ध रूप है क्योंकि न में बड़ी की मात्रा दिया हुआ है ना, तो जब हम इसको शुद्ध करेंगे तो न में छोटी की मात्रा लगा देंगे, निहारने। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से अशुद्ध रूपों को शुद्ध करके लिखेगा। अगला देखें नीचे में, यहाँ पर दिया है कि नीचे दिए गए शब्दों में ज्ञ प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। और नीचे दिया है वो शब्द जिनमें हमको ज्ञ प्रत्यय लगाना है। प्रत्यय उसे कहते हैं जो शब्द के आखिरी में लगाए जाते हैं और नया शब्द बनाते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है पहले से गणित, शास्त्र, धर्म, मर्म, अल्पज्ञ। ठीक है, धर्म, मर्म, अल्प। ठीक है, अब इन शब्दों के अंत में हमको ज्ञ प्रत्यय लगाना है और नया शब्द बनाना है। चलिए मैं उसका आपको अर्थ भी बता दूंगा। गणित एक विषय है, जब हम इसके अंत में ज्ञ प्रत्यय लगाते हैं तो बन जाता है गणितज्ञ। अब गणितज्ञ बन गया। गणितज्ञ का अर्थ होता है गणित को समझने वाला या गणित विषय का जानकार, उसे कहते हैं गणितज्ञ। फिर यहाँ दिया हुआ है शास्त्र। शास्त्र के अंत में ज्ञ प्रत्यय लगा दिया जाए तो शास्त्रज्ञ हो जाता है, मतलब हो जाता है शास्त्र को जानने वाला। फिर यहाँ दिया हुआ है धर्म। धर्म के आखिरी में जब हम ज्ञ प्रत्यय लगा देते हैं तो बन जाता है धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाला। अगला है मर्म। ठीक है, मर्म, तो मर्म के आखिरी में हम ज्ञ प्रत्यय लगा देंगे तो बन जाता है मर्मज्ञ। मर्मज्ञ मतलब मर्म को जानने वाला, आपका दुख क्या है उसे पहचानने वाला। अल्प, ठीक है, अल्पज्ञ, अल्प के आखिरी में लगा देंगे ज्ञ तो बन जाता है अल्पज्ञ, मतलब कमी को जानने वाला। ठीक है, अल्पज्ञ। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जातिवाचक संज्ञाओं के भाववाचक संज्ञा बनाइए। जातिवाचक संज्ञा से हमको भाववाचक संज्ञा बनाना है। जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी जाति के होने का बोध कराती है, जैसे कि बदमाश, बदमाशों की एक जाति, दोस्त, दोस्तों की एक जाति, पशु, पशुओं की एक जाति, देवता, देवताओं की एक जाति। इस प्रकार से ये जातियों को प्रदर्शित करती है, इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब जातिवाचक संज्ञा में जब हम भाव को डाल देते हैं तो उसके कर्म को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जिससे वो भाव जुड़ जाने से भाववाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे देखते हैं बदमाश में हम भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए बदमाशी स में बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो बदमाश, बदमाशी, बदमाश का बदमाशी हो जाएगा, है ना, जिससे हमको पता चलेगा कि बदमाश बदमाशी कर रहा है, मतलब वहाँ भाव जुड़ गया है ना, उसका भाव जुड़ गया है। ठीक है, दोस्त को दोस्ती बना देंगे तो दोस्ती में भाव आ जाएगा, दोस्ती का भाव आ जाएगा। पशुता जोड़ देंगे वहाँ तो पशु से पशुता भाववाचक संज्ञा आ जाएगा। इसी प्रकार देवता में देवत्व बना देंगे, देवता को देवत्व, है ना, देवता के समान देवत्व, है ना।
तो उस प्रकार से उसमें उसका भाव वहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार से हमको और भी जातिवाचक संज्ञाओं में भावनाओं को जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाना है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम देखते हैं आगे कि विराम चिन्हों का प्रयोग। ठीक है, यहाँ सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते और न ही सच बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, भाषा से दिया हुआ है, यहाँ दिया है सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते, कॉमा, और न ही सही बोलते हैं, पूर्ण विराम। यह तो मेरा बच्चा कभी न कभी सीख ही लेगा। ऊपर के वाक्यों में 3 तरह के अलग अलग विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। 2 मैंने बताया, तीसरा आपको ढूंढना है। चलिए देखते हैं। अल्प विराम, जिसको हम कॉमा बोलते हैं, सभी व्यक्ति न्यायप्रिय होते हैं, कॉमा। ठीक है, अल्प विराम का उपयोग 2 वाक्य खंडों के बीच में किया जाता है। 2 वाक्य खंडों के बीच में किया जाता है। पढ़ते हुए अल्प समय के लिए रुकना है। सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते और न ही सच बोलते हैं। ठीक है, फिर आखिरी में और न ही सच बोलते हैं। सच बोलते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। पूर्ण विराम का उपयोग वाक्य के अंत में करते हैं। पूर्ण विराम का उपयोग वाक्य के अंत में करते हैं। पढ़ते समय वाक्य के खत्म होने या पूर्ण होने पर थोड़े समय के लिए रुकना है। ठीक है, फिर अगला है, यह तो मेरा बच्चा कभी डैश डैश कभी सीख लेगा, या कभी योजक न योजक कभी सीख लेगा। ये योजक चिन्ह है, जिसे हाइफेन भी कहा जाता है। 2 शब्दों को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे धीरे डैश धीरे, है ना, कभी डैश कभी, है ना, इस प्रकार से कभी डैश न डैश कभी, ये योजक चिन्ह है। इस प्रकार से इस चिन्हों का उपयोग किया जाता है। अगला है विशेष। आपकी पाठ्यपुस्तक के अन्य अध्यायों में कई बार और प्रकार के विराम चिन्हों का उल्लेख और प्रयोग हुआ है। उन्हें पहचानिए और शिक्षक की सहायता से वाक्यों में उनका प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, आज आपका एक होमवर्क है। इस पाठ को पढ़िए और पाठ को जब पढ़ लेंगे तो इसमें आए हुए समास, आए हुए व्याकरणों को पहचानिए। ठीक है, उसे पूरा करने का प्रयत्न कीजिए और चिन्हों को, विराम चिन्हों को पहचानिए, उसे समझने का प्रयास कीजिए और सभी को अपने रफ कॉपी में उतार लीजिए। ठीक है, उसे अपने वॉलंटियर के माध्यम से इस सीख कार्यक्रम को होकापाल ग्रुप में डालिए। आप इस पाठ से क्या क्या सीखे, क्या क्या प्रश्नों का उत्तर आप बना पा रहे हैं जो मैंने बताया, और क्या क्या आपको समझ में आ रहा है, वो सब के बारे में लिखिए। इस प्रकार से, है ना, जितने भी आप व्याकरण को यहाँ लिखेंगे, पाठ के बारे में लिखेंगे, पाठ के प्रश्न उत्तर को लिखेंगे, सबको आप वॉलंटियर को दिखाइए। वो वॉलंटियर इन्हें फ़ोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हमारे तक भेजेंगे और हम उसे यहाँ चेक कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए अध्याय कक्षा 8 के लिए इतना ही। अब आपको इस पाठ में देखना है और पाठ को पढ़ना है और समझना है। ठीक है, और आपको जो भी मैंने होमवर्क दिया है उन सबों का यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, और सभी को करके वॉलंटियर के माध्यम से मुझ तक पहुँचाना है। ठीक है, अब एक छोटा सा और देख लेते हैं। इसमें दिया है, देखिएगा, भाषा से में 2 नंबर का, पाठ से इन वाक्यों को पढ़ें। किताबों की मनमोहक दुनिया, उड़ते आज़ाद पक्षी, गुनगुनाती मधुमक्खियाँ, बदमाशों को आसानी से काबू में करना, भेड़ों की तरह एक ही रास्ते पर चलते रहना, अपने पुत्र को शिक्षा के लिए आपके हाथों में सौंपना। इन वाक्यों में जहाँ एक और किताबों, मधुमक्खियाँ, बदमाशों, भेड़ों, हाथों का प्रयोग हुआ है ना,
हम उन्हें बहुवचन कहते हैं। वहीं दूसरी ओर अपने पुत्र, आज़ाद पक्षी, अपने पत्र का प्रयोग हुआ है, उन्हें एक वचन कहते हैं। ठीक है, अर्थात संज्ञा शब्द के जिस रूप में यह बोध हो कि वह एक के लिए बोला जा रहा है या उपयोग किया जा रहा है, उसे एक वचन कहते हैं। और एक से अधिक के लिए बोला जा रहा है या उपयोग हो रहा है, उसे बहुवचन कहते हैं। तो आप एक होमवर्क के रूप में पुस्तक के इस पाठ में और पिछले के पाठों में पढ़िएगा और देखिएगा कि एक वचन और बहुवचन कितने सारे निकलते हैं। उन्हें भी आप अपने रफ कॉपी में लिखिएगा और उसे वॉलंटियर के माध्यम से हम तक पहुंचाइएगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।